कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुरली और उसकी पत्नी विमला हंसी खुशी रहते थे। मुरली अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कता था। मुरली खेतों में काम किया करता था, पर गांव में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो मुरली घर पर ही था। यह बारिश भी पता नहीं कब जाकर रुकेगी। बाबा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या मैं और भैया बाहर जाकर बारिश में खेल सकते हैं? मेरी प्यारी सी बेटी, अगर तुम बारिश में गई तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बाबा, तो मैं नहीं जाऊंगी, घर पर ही भैया के साथ खेलूंगी। तभी वहाँ चीकू भी आ जाते हैं। अरे मुन्नी, क्यों अपने पिताजी को परेशान कर रही हो? जाओ जाकर खेलो। हाँ मुन्नी, चलो हम दोनों वहाँ मिलकर खेलते हैं। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं? मैं सोच रहा था, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारे खेतों का क्या होगा। अगर खेतों में पानी भर गया तो हमारे खेत कहीं खराब न हो जाए। मुन्नी के बापू, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो जब चाहेगा तभी बारिश रुकेगी। विमला, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा खेतों पर। विमला, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अपने पिताजी को बाहर जाते देख मुन्नी और चीकू पिताजी से लिपट जाते हैं। नहीं पिताजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ पिताजी, अभी तो आपने ही कहा था ना कि बारिश में बाहर गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। पिताजी, अब आप ही बाहर जाने लगे। मुन्नी के बापू, मत जाइए ना, जरा बाहर तो देखो, पानी घुटने तक है। मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। विमला, बच्चों को संभालो। इतना बोलकर मुरली बाहर चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी और पानी उसके घुटनों तक था। जब मुरली अपने खेतों पर जा रहा होता है तो उसकी नजर नदी के बांध पर पड़ती है। बांध को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि गांव की नदी का बांध मोटे मोटे पत्थरों को लगाकर बनाया हुआ था और वो टूटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बांध तो कभी भी टूट सकता है। अगर ये बांध टूट गया तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी। पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं गांव के सभी लोगों को बता कर आऊँ। मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। मुरली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर मुरली क्या करता है, वो पास में पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर बांध पर लगाने लगता है, पर पानी इतना तेज था कि उन पत्थरों के बीच से भी पानी रिसने लगा। हे भगवान, मदद करो मेरी। मुरली नदी के बांध को रोक नहीं पाता है और देखते ही देखते बांध टूट जाता है और नदी का पानी तेजी से गांव में घुस जाता है। पर बांध टूटते ही मुरली उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाता है और ऊपर से पानी। मुरली की वही मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और गांव के लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन सब के घरों में पानी भर चुका था। अरे भाइयों, अपने गांव में बाढ़ आ गई है, सभी लोग अपनी अपनी जान बचाओ। विमला अपने दोनों बच्चों को किसी ऊंची जगह पर बैठा देती है और खुद पानी में खड़ी होती है। पानी उसकी कमर तक था। मुन्नी के बापू अभी तक नहीं आए। हे भगवान, वो कहीं कोई मुसीबत में ना हो, उनकी रक्षा करना भगवान। माँ, पिताजी ने तो बोला था कि वो जल्दी घर आएंगे, पर वो तो अभी तक नहीं आए और ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ, अगर हम इस पानी में डूब गए तो? मुन्नी, ऐसा नहीं बोलते, देखना पिताजी अभी आएंगे और वो हमें बचा लेंगे। बच्चों, अब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें ऊपर छत पर जाना होगा। विमला अपने बच्चों को छत पर ले जाती है। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। लोगों के घर आधे आधे डूबे हुए थे। सभी लोग अपनी अपनी छतों पर पनाह ले रहे थे। कुछ लोग पानी के बीचों बीच फंसे थे और चिल्ला रहे थे मदद के लिए। कोई बचाओ मुझे, अरे कोई तो मदद करो मेरे। बाढ़ में लोग इधर उधर फंसे पड़े थे और पानी तो बस बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक बच्चा पानी में गिर जाता है और तड़पने लगता है। तभी मुरली का भूत आकर उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लेता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटे, अब मैं आ गया हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। तुम भूत हो, मुझे खा जाओगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भूत है, भूत।
भूत पानी में तैरते हुए उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। उधर गांव का एक आदमी कन्हैया डूबने वाला था कि तभी वहाँ भूत आता है। तुम तो कोई भूत लगते हो। हे भगवान, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ ये भूत, अब मैं क्या करूं? दोनों तरफ मेरी मौत है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम मेरी पीठ पर आकर चढ़ जाओ। लगता है ये भूत कोई शरीफ भूत है। अभी तो अपनी जान बचाने में ही फायदा है, चाहे ये भूत ही क्यों ना बचाए। भूत कन्हैया को अपनी पीठ पर उठाकर एक ऊंचे से पेड़ पर बिठा देता है। भूत पानी में फंसे बच्चे, औरतें और बड़े बूढ़ों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर एक जगह से किसी सुरक्षित जगह ले जा रहा था। गांव वालों का सब कुछ डूब चुका था। उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। माँ, पिताजी तो अभी तक नहीं आए, क्या मैं उन्हें जाकर ढूंढूं? इन बच्चों को कब तक दिलासा दूं? हे ऊपर वाले, उन्हें भेजता क्यों नहीं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विमला ने आते समय अपने पल्लू में थोड़े चने बांध लिए थे। बच्चों, मेरे पास तो बस यही मुट्ठी भर चने हैं। लो, तुम दोनों मिलकर इन्हें खा लो। मुन्नी चने खा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बाढ़ के पानी में गिर जाती है। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची डूब रही है। बचाओ बचाओ माँ, मुझे बचाओ। माँ, मैं बचाऊंगा मुन्नी को, जाने दो मुझे, जाने दो। विमला चीकू को पकड़े हुए थी कि कहीं वो भी न गिर जाए पानी में, और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी कि अचानक वहाँ मुरली का भूत आ जाता है और मुन्नी को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेता है। भूत भूत, अरे गांव वालों, मेरी बेटी को बचाओ, भूत ने मेरी बेटी को पकड़ लिया। ए भूत, छोड़ मेरी बेटी को। विमला एक हाथ से चीकू को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से भूत को मार रही थी। विमला, विमला, मैं हूँ तुम्हारा पति मुरली। मैं मुरली हूँ। मेरे पति? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो खेतों पर गए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम दोनों से वादा किया था ना कि मैं जरूर वापस आऊंगा। देखो, मैं आ गया। विमला और दोनों बच्चों को भी यकीन हो जाता है कि वो भूत ही उनके पिताजी हैं। मुन्नी के बापू, ये कैसे हुआ? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब मुरली घर से खेतों के लिए निकला था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसने वो नदी का टूटा हुआ बांध देखा और वो गांव को बचाते बचाते वहीं दबकर मर गया और भूत बन गया, सब बता देता है। उस भूत की सारी बात गांव के सभी लोग सुन लेते हैं। मुरली भाई, तुमने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ मुरली भाई, तुम महान हो, तुम महान हो। सरपंच जी, ये सब बात करने का समय नहीं है। देखो तो जरा, तुम सबके कंधे तक पानी आ चुका है, पर अब इस गांव को मैं बचाऊंगा। पहले तो भूत अपने दोनों बच्चों को अपने दोनों कंधों पर बिठा लेता है और विमला को पीठ पर, फिर तैरते हुए दूर पहाड़ी पर उतार देता है। विमला, अब मुझे और लोगों को भी बचाना है, मुझे जाना होगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मुन्नी के बापू, आखिरी बार भी आप मुझसे यही बोल कर गए थे कि अपना और बच्चों का ख्याल रखो। आप जाओ, गांव वालों को बचाओ और अपना ख्याल रखना। भूत फिर गांव में वापस आ जाता है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। अगर मैं दो दो करके अपनी पीठ पर बैठा कर इन लोगों को बचाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तभी भूत को एक उपाय सूझता है। वो भूत एक बड़े से पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को उखाड़कर अपने कंधों पर रख लेता है। भूत बनने के बाद उसके शरीर में कई गुना ताकत बढ़ गई थी। शायद उसी वजह से भूत लोगों की मदद कर पा रहा था। सरपंच जी, आप एक काम करिए, बच्चों और औरतों को इस पेड़ पर बैठाइए जो मेरे कंधों पर है। ठीक है मुरली भाई, चलो चलो जल्दी करो भाइयों, थोड़ी देर में ये गांव पूरा डूबने वाला है। सरपंच और बाकी लोग औरतों और बच्चों को भूत के कंधों पर रखे पेड़ पर बिठा देते हैं और वो भूत धीरे धीरे सभी औरतों और बच्चों को पहाड़ी पर छोड़ आता है, फिर बुजुर्ग लोगों को और फिर गांव के सभी आदमियों को उस ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंचा देता है। और कुछ समय बाद सरपंच नदी के बांध को एक पक्के बांध में बदलवा देता है ताकि फिर दोबारा ऐसा ना हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी।
वो बड़े मजे से वहां रह रही थी। लेकिन तभी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और सर्दियों के साथ साथ शादी बारात का भी। गांव में हर दिन ही कोई न कोई शादी होती थी और उसके ढोल नगाड़ों की आवाज से चुड़ैल बड़ा परेशान रहती थी। एक दिन चुड़ैल सोचती है, इतने दिन बीत गए और मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की शादियों से। एक काम करती हूँ, आज कोई सुनसान इलाका ढूंढ कर रखती हूँ। रात में वहीं किसी पेड़ पर लटक कर सो जाऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल गांव में एक सुनसान इलाका ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। हर तरफ उसे कोई न कोई इंसान दिखे जा रहा था। अब आखिर मैं करूं क्या? मैं तो सचमुच इस ढोल नगाड़ों के शोर से बड़ा परेशान हो गई हूँ। देखते ही देखते शाम हो जाती है और चुड़ैल को कोई भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। चुड़ैल को वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, फिर से शुरू हो गए ये इंसान। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। चुड़ैल उस शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और धीमे धीमे गांव के लोग बारात लेकर चुड़ैल की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। ओफो, ये सब फिर से शुरू हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भला ये शादी बारात में इतना शोर करने की क्या जरूरत है। जब मैं जिंदा थी तब तो ये सब बिल्कुल नहीं होता था। तब तो हमारे यहाँ कितनी शांति से शादी होती थी। रुको, अभी बताती हूँ इन लोगों को। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और बारात के बीच में घुस जाती है। वो सीधा जाकर ढोल बजाने वाले के बगल में खड़ी हो जाती है। एक चुड़ैल को अपने पास खड़ा देखकर ढोल बजाने वाला रुक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बारात में चुड़ैल आ गई, बचाओ बचाओ। ढोल बजाने वाला भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ढोल वाले के जाते ही पूरी बारात में सन्नाटा छा जाता है और कोई भी नहीं समझ पाता कि अचानक से ये हुआ क्या। उधर चुड़ैल ढोल वाले को ले जाकर जंगल में पटक देती है। अब तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, तब तक मैं तेरे कुछ और साथियों को लेकर आती हूँ। और हाँ, पहले तुझे अच्छे से पेड़ से बांध तो दूं, वरना कहीं तू भाग गया और फिर से गांव में जाकर ढोल बजाने लगा तो। इतना कहकर चुड़ैल उस ढोल वाले को एक पेड़ से बांध देती है और वापस गांव की तरफ चल देती है। अब चुड़ैल शादी बारात से दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि उन्हीं को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को एक दूसरी शादी दिख जाती है, जहां पर कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे और खूब शोर मचा मचा कर नाच रहे थे। चुड़ैल फिर से बारात के बीच में घुस जाती है और ढोल बजाने वाले को पकड़कर ले जाने लगती है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ले जा रही हूँ। हाँ। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना यहीं के यहीं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। इसी तरह से एक एक करके चुड़ैल गांव के सभी ढोल वालों को पकड़कर जंगल में ले जाती है और उन्हें एक एक पेड़ से बांध देती है। ऐसा करने से गांव में सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि अब एक भी ढोल वाला गांव में मौजूद नहीं था। इस वजह से गांव के सभी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि सबकी शादियां रुकी हुई थी। एक दूल्हा मोंटी परेशान होकर अपने घर वालों से कहता है, अरे मम्मी पापा, ये हमारा ढोल वाला अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब हम बारात लेकर के। बेटा, सिर्फ हमारा ढोल वाला ही नहीं, सारे गांव में जितनी भी शादियां हो रही थी, उन सब के ढोल वाले गायब हो गए हैं।
और सुनने में आ रहा है कि सबके पीछे इसी चुड़ैल का हाथ है। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर मोंटी हैरान रह जाता है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मोंटी बेटा, कि आखिर ये सब गांव में चल क्या रहा है। वो दूसरा ढोल वाला ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब तो पूरे गांव में एक भी ढोल वाला बचा ही नहीं था। चुड़ैल सबको पकड़ कर ले गई थी। जब बहुत रात बीत जाती है और फिर भी ढोल वाला नहीं मिलता, तब मोंटी परेशान होकर अपने एक दोस्त चिंटू को बुलाता है और उससे कहता है, अरे चिंटू, ये आखिर गांव में हो क्या रहा है? अचानक से सारे ढोल वाले कहाँ गायब हो गए? मोंटी, सुनने में आ रहा है कि सभी ढोल वालों को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन सबको जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है, ये कोई नहीं जानता। अरे मुझे तो लगता है ये सब उन ढोल वालों की चाल है। वो खुद ही जंगल में जाकर छिप गए होंगे। हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसे ऐंठने हो। तुम्हारी बात में दम तो है चिंटू। तो चलो हम दोनों ही चलकर जंगल में देख कर आते हैं। मोंटी चिंटू को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर मोंटी के मम्मी पापा घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मोंटी किसी की नहीं सुनता और जंगल की तरफ चल देता है। उधर चुड़ैल ने सभी ढोल बजाने वालों को पेड़ से बांध रखा था और अब वो मजे से एक पेड़ के ऊपर लेटकर आराम कर रही थी। वाह वाह, कितनी शांति है अब। आज तो लगता है कि मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे भरने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मोंटी और चिंटू आ जाते हैं और सब ढोल वालों को बंधा हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे भैया, मैं ही आपकी शादी में ढोल बजा रहा था। आप मुझे खोल कर अपने साथ ले चलिए, इससे पहले कि वो चुड़ैल जाग जाए। ये सुनकर मोंटी और चिंटू डर जाते हैं और उस ढोल वाले को खोलने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद बाकी सभी ढोल वाले भी चिल्लाने लगते हैं और उन्हें खोलने की विनती करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब शांत होते, शोर की वजह से चुड़ैल की नींद फिर से टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कितना बोलते हैं ये इंसान, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। रुको, अभी बताती हूँ इन्हें। चुड़ैल गुस्से में पेड़ से नीचे उतर आती है और सामने दूल्हे के कपड़ों में खड़े मोंटी को देखकर हैरान रह जाती है। तू कौन है और यहाँ कैसे आया? ये मेरा इलाका है। वो चुड़ैल जी, आज मेरी शादी है और आपने ढोल वाले को ही पकड़ लिया है। तो तुझे ढोल वाले से शादी करनी थी क्या? अरे नहीं नहीं, शादी तो लड़की से करूंगा, पर ढोल नगाड़ों के बिना बारात कैसे जा सकती है? तो ठीक है, तू बारात मत ले जा, लेकिन मेरे रहते अब ढोल तो नहीं बजेंगे। चुड़ैल की बात सुनकर चिंटू धीरे से मोंटी से कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल ले मोंटी, वरना हम दोनों की आज खैर नहीं। मोंटी शहर की एक बहुत बड़ी गैजेट कंपनी में काम करता था और उसे चुड़ैल की समस्या समझ आ रही थी। मोंटी सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। ये क्या? ये कहाँ चला गया? और ये क्या हल निकालेगा भला? थोड़ी देर बाद मोंटी हाथ में एक डब्बा लेकर वापस आता है। चुड़ैल जी, ये लीजिए, ये रहा आपकी परेशानी का हल। सभी लोग मोंटी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, मगर मोंटी डब्बा खोलकर चुड़ैल को देता है। डब्बे के अंदर ईयरफोन्स रखे हुए थे। चुड़ैल मोंटी के कहने पर ईयरफोन लगा लेती है। मोंटी बहुत खुश हो जाता है और वो सारे ढोल वाले लोगों को बचाकर ले जाता है। चुड़ैल भी अब आराम से बिना शोर के सो रही थी और इधर मोंटी की शादी में सारे ढोल नगाड़े वाले मिलकर ढोल बजाते हैं।